कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते क्वेश्चन। देखिए, कल आप लोग को बताया था कि जो वैदिक काल के बाद जब धार्मिक उत्थान हुआ जिसमें नास्तिक संप्रदाय बने, और उससे समाज में क्या हुआ, संपत्ति का अर्जन बहुत तेजी से होने लगे। वो तो कैसे होने लगे? हाँ भैया सर। बस ठीक है। रूम पर होते ही। हाँ हो गए। अरे नहीं, 2-3 दिन बाद होगा। चलो मैं आपको 8 बजे बाद फोन करता हूँ, फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताते, देखिए, जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए तो समाज में दो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, आपको बताया था। एक तो क्या है, वैदिक कर्मकांड कमजोर पड़ने लगा। वैदिक कर्मकांड क्या होने लगे, कमजोर पड़ने लगा। क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। जब वैदिक कर्मकांड कमजोर होने लगे, देखिए उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, हर चीज का क्या होता है, एक रीजन होता है। उस रीजन को अगर आप लोग पकड़ लेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग भी कहीं ना कहीं टीचिंग करते होंगे तो आप लोग जानते हैं, हर क्या होता है, एक तारतम्यता हर चीज से ऑर्डरिंग होता है। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बताया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई का। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि हर पार्ट को, हर चीज को क्या होता है, कनेक्ट करना। ऐसे नहीं होता केवल विज्ञान में ही विज्ञान हो, आप अगर इतिहास में भी विज्ञान खोजा जा सकता है। तो ये इंटरडिसिप्लिन होता है। और क्या होता है, आजकल के जो एजुकेशन है, देखिएगा, क्या होता है, लोग अपने जो लाइफ होता है, 80% जो लोग होते हैं अपने जीवन में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट में कोई काम करता होगा, कोई जरूरी नहीं है। 80% लोग की बात बोल रहा हूँ। जो टीचर है उनका अलग मैटर है। तो जब हम इस तरह से एजुकेशन नहीं देंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बच्चों का सही से, या किसी का भी नहीं हो सकता। देखिए, वैदिक कर्मकांड जब कमजोर पड़ने लगे ना तो देखिए समाज में क्या क्या परिवर्तन हो, पहले समझ लीजिएगा। पहली बात तो क्या होगा, वैदिक कर्मकांड जब कमजोर होने लगे तो यहाँ पे जो आर्य लोग थे, जो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, और भारत के जो मूल निवासी थे, जिसे आप, जिसको अनर्य कहा गया। ठीक है, आर्य कहाँ से, मैक्स मुलर के अनुसार ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ये अपने आप को श्रेष्ठ ज्यादा बोल रहे थे। और यहाँ के जो लोग हैं जिनको अनर्य कहा सकते हैं या कह सकते हैं यहाँ के मूल निवासी। अभी उत्तराखंड में भी यही बात पे चल रहा है चर्चा, कि उत्तराखंड के वास्तव में मूल निवासी कौन है। उत्तराखंड के, आप लोग अगर उत्तराखंड के इतिहास को अगर जानते हैं तो उत्तराखंड के वास्तव में मूल निवासी कौन है। उत्तराखंड के ये जितने भी लोग हैं वो सब मूल निवासी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, हमारे संविधान में या जो भी जहां पे भी देखेंगे, मूल निवासी किसे कहते हैं, जो आदिवासी है। मतलब वो सदियों से वहां पे निवास करते, इन्हें मूल निवासी कहते हैं। जो एससी भी नहीं कह सकते, आदिवासी को कह सकते हैं।
एसटी जो होते हैं, एसटी को कहते हैं या मूल निवासी कहते हैं। जो एससी होते हैं, ओबीसी है, जो जनरल है, ये मूल निवासी नहीं है। इनको ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे वो पाबार वंश हो, चाहे वो चंद्र वंश हो, ये सब बाहर से आए हुए लोग थे। मालूम होगा आप लोगों को कि चंद्र वंश के जो शासक थे, ये जो पहले इनका कनक पल थे, तो ये क्या है, ये गुजरात से संबंधित थे। उसको चंद्र वंश के लोग भी क्या है, ये राजस्थान इधर साइड से थे इनका। तो इसलिए क्या होता है, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जितने भी सवर्ण लोग हैं उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड के मूल निवासी है नहीं। वो अलग है कि बहुत सारे एससी एसटी भी सवर्ण बन गए, वो अलग मैटर है। तो समझ लीजिएगा, उत्तराखंड के जितने भी सवर्ण हैं वो मूल निवासी नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ के वो स्थायी निवासी है। इसलिए देखिएगा, अभी बात ये चल रहा है कि उत्तराखंड में जब उत्तराखंड बना है तब से जो लोग रह रहे हैं उनको मूल निवासी माना जाए। अब इसमें बहुत हाँ, उसके बाद अगर ऐसा होगा तो जो लोग माइग्रेट होके उत्तराखंड में आए हैं, चाहे आजादी के बाद, अब उनको किस में रखा जाए, समस्या बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मान लीजिए कोई सिख आया है, या कोई यूपी से कोई लोग आए होंगे, या जैसे उधम सिंह नगर और हरिद्वार में देखिए बहुत डाइवर्सिटी है समाज में। अब उनको किस में रखेंगे? अगर आजादी के बाद, अगर सबको, आजादी कह रहा हूँ, उत्तराखंड बनने के बाद सबको अगर मूल निवासी का दर्जा देंगे, तो सबको मूल निवासी देना पड़ेगा। अगर बोलते हैं कि इन लोगों को नहीं देंगे, तो फिर क्या, केवल पहाड़ पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उनको मूल निवासी का दर्जा देंगे, तो एक विवाद वाला बात हो जाता है। क्योंकि पहाड़ के जो जनरल है वो तो मूल निवासी है ही नहीं। वहां के मूल निवासी कौन हुआ? मूल निवासी जो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनको, यानी जिसको एसटी कहते हैं, वही मूल निवासी है। तो जो अलग मैटर हो। तो आप देखिए, जो वैदिक कर्मकांड जब कमजोर पड़ा ना, तो आर्य और अनार्य लोग आपस में क्या है, मेल मिलाप इनमें बनने लगा। क्योंकि देखिए, कर्मकांड ही तो हमें अलग कर रहा था। आप बताइए कि कोई दलित है और कोई सवर्ण है, तो उनमें अलग क्या कर रहा है? कर्मकांड। कर्मकांड को अगर हटा दिया जाए तो कोई दलित ही नहीं बचेगा और कोई सवर्ण नहीं बचेगा। इसलिए देखिएगा, जितने भी पुरोहित वाले लोग हैं, ये लोग क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते। अगर आप से बोला जाए, या कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति है उनसे अगर बोल दिया जाए, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको बदल दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो ये सब बराबर हो जाए। इंसान तो एक ही जैसा, सबके शरीर में 206 हड्डी है, 5-6 लीटर खून है, और सब मांस से बने हुए हैं, वो हटा दीजिए। हटाने के लिए तैयार नहीं है। अब जब हटाने के लिए तैयार नहीं हो, तो समाज में अव्यवस्था तो फैलेगा ही फैलेगा। तो समझ लीजिएगा। तो समस्या यहाँ पे है कि उस समय आर्य और अनार्य लोग क्या है, आपस में आने लगे। और आपस में जब आने लगे, तो उससे देखे कि क्या होगा, कि जो भगवान है, जो धार्मिक परंपरा है, उसमें एकीकरण होने शुरू हो गया। उसमें क्या होने लगे? एकीकरण होने लगे। जो आर्य के देवता थे और यहाँ के जो मूल निवासियों के देवता देवता थे, उन देवताओं में समावेशीकरण होने लगे। आपको बताया था कि आर्य में आपको मेन जो देवता बताया था, त्रिदेव और इंद्र, अग्नि और वरुण। इनके साथ कोई स्त्री देवी नहीं है। अभी तक कोई स्त्री देवी का उतना उल्लेख आपको नहीं किया गया। अब देखिए, इसके बाद जब ये लोग आपस में मेल जोल बनने लगे, तो आर्यन लोगों का जो अनार्य लोगों से जब मेल जोल होगा ना, तो उनके कुछ देंगे और उनसे कुछ लेना भी तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप केवल देंगे कुछ लेंगे नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो जब अनर आर्य मिले, तो उसमें से क्या था, जितने भी देवियां हैं वो सब देवताओं के साथ अटैच हो गया। इसलिए आप लोग देखते हैं, भारत में जितने भी देवी मंदिर है, प्राचीन की बात बोल रहा हूँ, सब पहाड़ों और ऐसे जगहों पे है जहाँ पे प्राचीन काल में आदिवासी लोग रहते थे। इसलिए देखिए, हर आदिवासियों का अपना एक क्या होता है, कुल देवी हुआ करता है। आप लोग सब जानते हैं आदिवासियों का क्या होता है, अपना कुल देवी हुआ करता है। तो वो कुल देवी क्या है, धीरे धीरे जो, चाहे उनका जो भी नाम दिया, चाहे शिव के साथ पार्वती जुड़े या दुर्गा जुड़े, जो भी नाम उनको दे दिया गया, तो ये सब क्या था, नाम दे दिया गया। आप बताइए, इससे क्या होगा? आर्य और अनार्य आपस में एकजुट होने लगे। जब आर्य और अनार्य एकजुट होंगे ना, देखिए समाज में क्या परिवर्तन हुआ। समाज में ये हुआ कि जो वैश्य वर्ग कृषि कर रहे थे, अब कृषि में जो दलित वर्ग था, यानी जिसको शूद्र वर्ग का वर्ण कहा गया है, वो भी कृषि में आ गया। अब कृषि क्या है, बड़े पैमाने पर होने लगे। अब देख, पहले केवल एक ही वर्ण के लोग कृषि कर रहे थे।
अब दो वर्ण के लोग मिलके कृषि करने लगेंगे तो भाई कृषि में ज्यादा उत्पादन होगा ना। भाई कोई एक लड़का है, एक व्यक्ति है, वो कृषि कर रहा है, वो 5 कुंटल अनाज पैदा कर रहा है। अगर दो व्यक्ति कृषि करेगा तो 10 कुंटल नहीं अनाज होगा। अब 10 कुंटल अनाज होगा तो संपत्ति बढ़ेगा ना लोगों का। तो संपत्ति बढ़ना शुरू हो गया, संपत्ति बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी चीज क्या है, आर्य और अनार्य जब मिले तो क्या होगा, बहुत सारे सामाजिक बंधन कमजोर होने लगे। बहुत सारे क्या है, सामाजिक बंधन क्या होगा, कमजोर होने लगे, धार्मिक बंधन कमजोर होने लगे। तो इससे क्या होता है, लोग थोड़ा सा उदार बनने लगे। यानी वैदिक कर्मकांड जो कठोर था, अब उसमें सरलता आने लगे। उसमें क्या आने लगे, सरलता आने लगे। दूसरी बात, गौतम बुद्ध ने क्या बोला, या नास्तिक संप्रदाय ने क्या बोला, कि आप कर्ज दे सकते हैं, यानी लोन दे सकते हैं, और उसके साथ लोन से क्या ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं। ये दोनों, आप जानते हैं कि जब तक लोन और ब्याज सिस्टम नहीं होगा तो समाज में आर्थिक प्रगति नहीं होता है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे है, लोन लेना तो बहुत गलत बात है। अब लोग जानते हैं कि अंबानी अडानी कितने कितने करोड़ों का लोन ले रखे हैं, या जितने भी व्यापारी लोग हैं सबके पास लोन ले रखा है। क्योंकि सरकारी लोन सस्ते होते हैं और जब इन्वेस्ट करते हैं उनसे उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो लोन लेना क्या है, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन का क्या है, सही जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब क्या, जब कर्ज लेने लगे तो कर्ज लेके क्या नए नए संपत्ति बनाना शुरू कर, इन्वेस्टमेंट होने लगे। और ब्याज मिलने से जो लोन दे रहे थे उनको भी फायदा होने लगे, जो लोन ले रहे थे उनको भी फायदा होने लगे। आप बताइए समाज में कितना बड़ा है। तो अब देखो कोई व्यापारी है, उनको दूर देश तक जाना है तो उनके पास पैसा नहीं है, तो लोन लेके तो जाएगा। तो लोन लेके जाना है तो लोन लेके व्यापार करना आसान हो गया। आप बताइए, अगर अडानी अंबानी जितने भी बिजनेसमैन है भारत में, सबसे बोले कि बैंक का पैसा लौटा दो, और बैंक का अगर ये अनाउंसमेंट हुआ, तो समझ लीजिएगा जितने लोग रोजगार में है ना, वो आधा छटाई हो जाएगा। कितना बड़ा इकोनॉमी में चेंज हो सकता है। अब लोग थोड़ा सा केवल एक घोषणा करते भारत सरकार, कि जितने लोग लोन ले रखे हैं सब बैंक में जमा कर दे, दोबारा लोन नहीं मिलेगा। जितने लोग अगर अगर 10 करोड़ लोग अगर जॉब कर रहे हो, 5 करोड़ से भी नीचे आ जाएगा। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट हुआ तो पैसा आने लगा इससे, और ये व्यापार क्या होगा, विदेश में व्यापार होने लगा, और विदेश से सोने चांदी आने लगे। और विदेश से जब सोने चांदी आने लगे तो ये लोग क्या है, अमीर होते जा रहे हैं। अब अमीर बनेंगे तो क्या बनेगा, राजा के पास पैसा होगा। पैसा होगा तो ज्यादा सेना रख पाएगा, ज्यादा कर्मचारी रख पाएगा। और ज्यादा सेना रखेंगे तो सेना को वेतन कैसे देंगे, जब नए नए चीजों को जीतेंगे नहीं। देखिए युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं मतलब जीतने के लिए नहीं होता, उसके लिए भूमि प्राप्त होते थे। और दूसरी बात होता है कि जो राजा लगातार युद्ध करते थे तो उनको क्या होता है, देखिए धन तो मिलता ही था युद्ध में। और जो राजा लगातार युद्ध करते ना, उनके सेना में अनुशासन बने रहते थे। अब बोले कि ये कैसा हुआ, ये देखिए ये बहुत बड़ा क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात है। अब मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच मान लीजिए, अब जैसे हमारे यहाँ चुनाव आता है या पाकिस्तान में चुनाव होता है, देखिए गोलाबारी शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब ये मतलब कहीं नहीं केवल पाकिस्तान करते हैं, ऐसा नहीं है, भारत सरकार भी करवाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आप बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होता है। जब अगर ऐसे माहौल बन जाएंगे तो लोगों को, ये सेना में क्या होगा, देशभक्ति की भावना जग जाएगा। लोगों में जे देशभक्ति की भावना जग जाएगा, और लोगों की सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, तब ऐसे घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब है। तो देखिए राजनेता भी क्या है, सत्ता चाहते हैं तो उनको कैसे भी सत्ता चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो सब करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब सेना बड़ा होने लगे तो उनको नए भूमि तो चाहिए चाहिए, उनके साथ सेना में अनुशासन भी चाहिए होता है। तो सेना में अनुशासन के लिए युद्ध, ऐसा मत समझिए कि क्या, आप देखिए उस समय सभी लोग हिंदू थे लगभग। तो ऐसे नहीं थे कि हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को नहीं मारते थे, बहुत मारे, परिवार में भी लड़ाई होते थे। तो लड़ाई तो हमेशा, देखिए लोग रहेंगे तो लड़ाई होगा। आप देखिए एक बात समझ लीजिएगा, पहाड़ पे लगभग पहाड़ के लोग ही रहते हैं। अब बताइए पहाड़ के जब एक ही लोग हैं, एक ही गांव में रहते हैं, तो वहां पे पुलिस थाने की आवश्यकता क्या है, भाई सब पहाड़ के लोग हैं। फिर भी लड़ाई होता है। तो ऐसे नहीं है कि लड़ाई झगड़ा
केवल दूसरे धर्म या दूसरे जाति के मिलने से होता है। एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग भी लड़ाई करते हैं, क्योंकि कुछ लोग के प्रवृत्ति होता है लड़ाई करना। तो देखिए, तो कर्ज से क्या होगा, व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने से क्या होगा, सेना में वृद्धि हुआ, और सेना जब बढ़ा तो युद्ध होने शुरू हो गया, और युद्ध से और क्या होता है, साम्राज्यवाद का पहला निशानी है युद्ध। बिना वॉर के क्या होगा, आप दुनिया को नहीं हरा के आप जीत नहीं सकते। अभी आपको एक घटना आपको बताता हूँ, यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। अभी देखिए बहुत जरा विवाद हो गया है ट्रम्प और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में। देखिए, यूक्रेन के पास इतना ताकत नहीं है कि वो रशिया से लड़ पाए, लेकिन उनको हथियार कौन दे रहा है, ये यूरोप के जो देश है और अमेरिका दे रहा है। क्यों दे रहा है, एक तो क्या होगा कि रशिया साम्यवादी देश है और ये लोग पूंजीवादी देश है, तो इनका अपना विचारधारा का लड़ाई है, तो पहली बात। दूसरी लड़ाई ये है कि युद्ध जब होते ना तो उनके पास जो हथियार होगा उन हथियार का टेस्टिंग होता है। जैसे क्या होता है, आप लोग सोचते होंगे कि जो पेपर क्या होता है, पेपर जब होता है तो क्या होता है, टेस्ट होता है कि जो टेस्ट होता है एक तरह से। तो ये हथियार का टेस्टिंग हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है क्या होता है, हथियार का टेस्ट है कि रूस के पास कौन सा हथियार, अमेरिका, ठीक है, हथियार तो अमेरिका और यूरोप के हैं, तो वो हथियार का टेस्टिंग हो रहा है। जो वो तो हमें मालूम नहीं है कि कोई किसका हथियार है, लेकिन जो देश के इंटेलिजेंस होते हैं उनको मालूम होगा कि कौन से हथियार से वार किया जा रहा है, किस देश का हथियार है। इसको ये मत समझिएगा कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है इसमें केवल वो, देखिए और एक बात ध्यान दिएगा, अब बताइए पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है, आप लोग देखिएगा जहां पे भी सैन्य ताकत ज्यादा होता है वो लोग कभी नहीं चाहता कि युद्ध समाप्त हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ खुरापती उनमें होता है। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और पैसा देते थे, और ये जो पैसा जो आते हैं ना, ये वहां के आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे उनको मिलता था पैसा। अब जब उनको हमेशा ऐसे पैसा मिलेगा तो वो क्यों युद्ध रुकवाना चाहेगा, या वो ऐसे घटना क्यों नहीं मतलब बंद क्यों करेगा। भाई किसी को पैसा मिल रहा है तो वो क्यों बंद करेगा। और देखिए ये जितने भी ये बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर है इनके सब विदेशों में घर है, तो ये हर जगह होता है, इसलिए ये मतलब देखिए, तो समझिए पैसा आने पर ये सारी व्यवस्था बदल गया। तो पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ये बड़ा पैसा आया तो युद्ध हुआ, और युद्ध से क्या होगा, ये साम्राज्य बना। तो इसको कहते हैं मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष रूप है उसे क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। तो मगध साम्राज्य में आपको कौन कौन से वंश बताया था, पहला जो वंश है उसको बताया था हर्यक वंश, समझ लीजिएगा। पहला वंश बताया था हर्यक वंश। देखिए इनमें जो शासक हुआ था एक था आपका बिंबिसार, दूसरा कौन थे, अजात शत्रु, और तीसरा जो था उदयन। ये मेन थे। ठीक है, इस वंश को क्या है, पितुहंता वंश कहते थे। पितुहंता वंश इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति ने अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठे थे, इसलिए इनको पितुहंता वंश कहते हैं। तो बिंबिसार हुआ, इनको मार के क्या है, बिंबिसार ने अपने पिताजी को मार के गद्दी हुआ, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, उदयन ने अजातशत्रु को मार के गद्दी पर बैठा, इसलिए इसको पितुहंता वंश कहा जाता है। और आपको पता है कि अजातशत्रु के समय पे क्या पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये, दूसरी बात क्या है, अजात शत्रु के दरबार में एक जीवक नामक बहुत बड़ा आयुर्वेद के ज्ञाता रहते थे, आयुर्वेद आयुर्वेद के आचार्य थे। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में कि जीवक किन के दरबार में रहते थे, किन के दरबार में, अजात शत्रु के दरबार में। आप लोगों ने अगर बाहुबली पिक्चर देखे होंगे, अजात शत्रु ने दो नए हथियार बनाए थे। बाहुबली में पिक्चर देखे थे, आगे एक चरखा लगे हुए थे और रथ के आगे वो जिसको रथ मूसल कहा जाता था, या बड़े बड़े पत्थरों में क्या होगा, वो तेल वगैरह दे के आग लगा के भेजते थे, या पत्थर भेजते थे, बाहुबली पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो दो हथियार थे ना वो क्या था, अजात शत्रु ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और उदयन ने क्या किया, जो पाटलिपुत्र है वर्तमान में, पाटलिपुत्र को क्या है पहली बार मगध की राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को क्या मगध की राजधानी बनाया था। इन दोनों को याद रखिएगा।
पाटलिपुत्र को क्या है, पहली बार मगध का क्या है, राजधानी बनाया गया था उदयन द्वारा। और अजात शत्रु ने दो हथियार बनाया था, एक रथ मूसल था उसका नाम, कि रथों के आगे क्या होता है, चक्र टाइप का बना होता था, जिससे कोई भी व्यक्ति आता था उसको कट किया होता था। और पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने का वाला जो दिखाया गया है, ठीक है, ये जो बाहुबली पिक्चर है, इन सब कहानियों को थोड़ा सा निचोड़ निचोड़ के क्या होता है वो कहानी बनाया गया है। इसलिए इस वो थोड़ा हिस्ट्री का भी क्या है पार्ट है, लेकिन थोड़ा नाम बदल दिया गया, वो अलग बात है। देखिए, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, नाग वंश आया। ठीक है, नाग वंश का ये मत समझे कि ये लोग नाग थे, ऐसा नहीं है। नागों के क्या होता है, नाग देवी को ज्यादा मानते थे। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में भी नाग वंश थे, नाग वंश का शासन था। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में नाग वंश का शासन था, बताइए जरा। उत्तराखंड में रहते हैं और वो जगह का नाम ही नाग से है। तो नाग वंश में क्या था, शिशु नाग, इसके संस्थापक थे शिशु नाग। दूसरा था इनका नाम कालाशोक। आप जानते हैं कालाशोक के समय पे द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, और इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, वैशाली को बनाया था राजधानी। ये दिल्ली वाला वैशाली नहीं है, ये बिहार वाला वैशाली है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये अधिक उत्तराखंड में आप लोगों ने सुना होगा, बेरीनाग का नाम सुने होगा ना। ये किस डिस्ट्रिक्ट में बता सकते हैं। यहाँ पे नाग वंश का क्या है, शासन था, याद रखिएगा। बेरीनाग में क्या है, नाग वंश का शासक था। तो नाग वंश मतलब नाग नहीं थे, बल्कि मनुष्य थे, उनको नाग देवता को पूजा करते थे, इसलिए ऐसे माना। अगला है नंद वंश। नंद वंश में दो शासक, वो एक है महापद्म नंद, और दूसरा है घनानंद। महापद्म नंद और घनानंद, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, कल परसों बताया था। देखिए, इन्हीं के समय में 326 बीसी में भारत में क्या आया था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर कहाँ से आए थे, अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता है, ये आए थे वर्तमान में जो यूनान है ना, यूनान देश में, उसको उस समय यूनान को ग्रीक कहते थे, तो यहाँ से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदर ने लड़ाई लड़ा था, और पोरोस नामक राजा को क्या है, हराया था। तो ध्यान देखिए, सिकंदर क्या है, इसी के समय भारत में आए। और इस घनानंद ने को कौटिल्य जिसे कहते हैं, या चाणक्य जिसे कहते हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से इनको हराया, और हरा के एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसको मौर्य साम्राज्य कहते हैं। एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य कहते हैं। देखिए, ये तो क्या है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। देखिए, इतिहास इतना ही नहीं है, पहली बात आप लोगों को बता देता हूँ। कभी भी आपको जान तो इतिहास पढ़ लीजिएगा, भी मत पढ़िए उतना गहराई से। इतिहास केवल इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी घटनाएं हुई है, क्योंकि इतिहास में जो राजा होते हैं वो एक दिन के लिए नहीं होते, वो क्या होता है, वर्षों भर राज करते हैं, तो बहुत सारे घटनाएं उसमें घटित होता है। लेकिन क्या होता है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वही पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। जब सिलेक्शन वगैरह ले लीजिएगा तब आराम से पढ़िएगा। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके नेतृत्व में ये घराना को हराया था, कौटिल्य के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने कब उनको हराया था, 322 बीसी में। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, ईसवी पूर्व कहते हैं। और इस समय जो था, ये लोहा युग था। बताइए, लोहा युग में आपको पता है ना, हथियार मजबूत होने लगे, रथ बनने लगे, तो इससे क्या होता है, सेना में ताकत आई। देखिएगा, ये आपको बताया पहले भी, जिनके पास रफ्तार ज्यादा होगा वो दुनिया में राज करेगा। आज अमेरिका राज क्यों कर रहा है, या चाइना दुनिया में राज क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके पास रफ्तार है। उनके बुलेट ट्रेन क्या है, 350 किलोमीटर चलती है। और हमारे यहाँ पे क्या है, चाइना का जो सबसे लोएस्ट जो ट्रेन चलती है, वो हमारे यहाँ का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। समझ सकते हैं, अभी वंदे भारत सबसे हमारे यहाँ का फास्टेस्ट ट्रेन है। उसका 160 किलोमीटर रफ्तार है, लेकिन अभी उसका रफ्तार कम कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ का पटरी क्या है, मजबूत नहीं है।
तो वहां का जो सबसे लोएस्ट ट्रेन जो चलती है वो हमारे यहाँ का सबसे फास्ट है, तो हम उनके बराबर कैसे कर सकते हैं? रफ्तार बहुत जरूरी है। अभी देखिए हमारे यहाँ 4G भी बढ़िया से चल नहीं पा रहा है। जापान कोरिया में क्या 7G चल रहा है, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा रफ्तार होगा, रफ्तार का मतलब होता है अपने काम को जल्दी दूसरे तक पहुंचाना, तो वो उतना ज्यादा क्या होगा, आप भी क्या होगा, जितना ज्यादा कवर करेंगे उतना ही क्या दूसरे लोगों से आगे बढ़ेंगे। तो मौर्य वंश में 3 शासक मुख्य हुए हैं, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार, उसके पुत्र अशोक। और भी बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन ये 3 इनका मेन है। और इनका जो क्षेत्र था पहला गंगा के जो भारत के मैदान थे, इन्हीं में इनका मेन केंद्रीकृत हुआ। एक एक राजा करके हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक किसमें बने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एक पूछ रहता है। ये देखिए मौर्य साम्राज्य है। आजकल आप लोगों ने सुना है अखंड भारत, ये जो मैप दिख रहा है ना, ये अखंड भारत का मैप है। जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो अखंड भारत चाहता है। तो अखंड भारत क्या है? यही अखंड भारत है कि जब अशोक का जो राज्य था, इतना बड़ा राज्य था अशोक का। अशोक का जो राज्य था ये इतना बड़ा था, इसे कह सकते हैं आप अखंड भारत। इसे क्या कहते हैं? अखंड भारत। ये ईरान तक था। ईरान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान के कुछ भाग हो गया, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, उसके बाद यहाँ पे नेपाल हो गया, ठीक है, कश्मीर तो है ही है, यहाँ पे भूटान के कुछ भाग था यहाँ पे, ठीक है। ये सारे भाग को मिला के इसको अखंड भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखंड भारत। अभी बहुत से लोग बोलते हैं इन सबको जीतेंगे, लेकिन जीत भी सकते हैं, लेकिन कब जीत सकते हैं? जब भारत महाशक्ति बन जाए। अभी तो नहीं जीत सकते। अब देखिए इनका राजधानी कहाँ था? मगध। मगध ये है। और मगध में एक जगह है यहाँ पे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना, पटना जो इस समय बिहार की राजधानी उसके बगल में है। ये क्या था इनका? राजधानी। ये है कौशल। कौशल मतलब जो अयोध्या वाला जो क्षेत्र है उसको कौशल कहते हैं। ये है गांधार, जो इस समय पाकिस्तान में है, पेशावर गांधार जो क्षेत्र है उसको गांधार कहते हैं। यह है सिंध हो गया। ये है अवंती हो गया। ये क्या है? अस्मक हो गया। और ये क्या है आपका? ये कलिंग होगा, जो अशोक ने बाद में जीता था। कौन सा है? कलिंग। और ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अंग कहते हैं। अंग कर्ण का राजा था यहाँ पे, अंग। अब लोग सुने होंगे। लेकिन अशोक ने दक्षिण भारत को उस समय पूर्ण रूप से जीत नहीं पाया था, क्योंकि दक्षिण भारत उस समय क्या था, एक तो उपजाऊ नहीं था और वहां पर पहुंच नहीं था। दक्षिण के इतने क्षेत्रों को उन्होंने जीत नहीं पाया। तो आप लोग देखिएगा, तो उसको कहते हैं अखंड भारत का मैप आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसके नेतृत्व में शासक बने थे? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। देखिए कौटिल्य, पहले कौटिल्य के बारे में जान लीजिए। देखिए कौटिल्य क्या थे? जो तक्षशिला, एक जगह जो पेशावर में है, इसमें पाकिस्तान में है, तो वहां के आचार्य थे। कहाँ के? तक्षशिला के आचार्य थे। और इनका जो वास्तविक जो नाम है कौटिल्य का, या इन्हें कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये संस्कृत के विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत के विद्वान थे। और आप लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में जो आचार्य या इस तरह के जो लोग होते थे, वो राजाओं से उपहार वगैरह लेने के लिए घूमते रहते थे या शिक्षा प्रदान करते थे। तो इन्होंने भी क्या है, घानांद से क्या है बताया था कि जो सिकंदर इस तरह से बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी क्या भारत में आ रहा है, तो उसके लिए क्या आप सतर्क हो जाए। थोड़ा सा घानांद क्या था, थोड़ा बिलासी टाइप के व्यक्ति थे, और इतना बड़ा साम्राज्य था वो, थोड़ा सा बिलासी आ ही जाता है। तो बिलासी थे तो उनको सचेत किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं, और उनको बेइज्जती करके दरबार में बेइज्जती कर दिया। तभी उनको उन्होंने प्रतीक्षा किया कि हम इनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने लाया और उनको क्या है, ऐसे शिक्षा
प्रदान किया, जो बाद में घनानंद को हराने में सक्षम हुआ। देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो क्या है, वो कौटिल्य के या चाणक्य के राजा थे। अब बोले चाणक्य के राजा कैसे हो जाएगा? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार ढाल लेता है ना, तो वो जो व्यक्ति होता है वो खुद व्यक्ति नहीं रह जाता, वो दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, मानसिक गुलाम बन जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मानसिक रूप से क्या होता है, कौटिल्य के क्या है, गुलाम बन गए थे। मानसिक रूप से बोला, शारीरिक रूप से नहीं। कि उनका जो जो भी एक्टिविटी होते थे वो क्या था, चाणक्य के हिसाब से चलते थे। देखिए, बहुत जरूरी भी अगर किसी को लक्ष्य प्राप्त करना होगा तो एक मेंटर बहुत जरूरी, मेंटर मतलब उनको गाइड करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं, सिकंदर अगर पूरी दुनिया में राज किया है तो उनके जो गुरु थे अरस्तु, का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत बड़े विद्वान थे अरस्तु, जिसको बहुत सारी चीजों के पितामह कहा जाता है। तो अरस्तु ने सिकंदर को इतना लक्ष्य के प्रति फोकस करवा दिया था, सिकंदर खुद अपना जीवन जी नहीं पाए। आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बना देते हैं, जैसे आर्मी वगैरह में ऐसे बोलते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया था। तो कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो भी बोलते थे या जो भी उनके करवाना होता था उनसे करवा लेते। तो ये क्या था, ज्ञान का, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उनके लिए एक बहुत ही समर्पित गुरु होना बहुत जरूरी है। समर्पित होना चाहिए, नहीं बल्कि क्या होता है, उनका आलोचना नहीं बल्कि समर्पित होना चाहिए। जैसे आपने देखा विवेकानंद को देखिएगा, उनको जो चीज मिला है वो क्या होता है, गुरु के माध्यम से ही तो मिला है। तो इसलिए क्या है, जो जो भी आप फील्ड को यूज करते हैं तो उसके लिए एक समर्पित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, जो सही ज्ञान दे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया था, प्रशिक्षित किया, चाणक्य ने। चाणक्य ने को अपमानित किया था पहले घनन, तो घनन को हराना था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब सिकंदर चले गए थे तो उनके एक सेनापति था जिनका नाम था शल्यकस। शल्यकस, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है हेलेना। इनसे क्या चंद्रगुप्त की शादी करवाया, मौर्य की क्या शादी करवाया, यानी इन दोनों में विवाह करवाया। देखिए, शक्ति को हराने के लिए शक्ति बहुत जरूरी है। शक्ति को हराने के लिए शक्ति बहुत जरूरी है। जैसे लोहे से लोहे काटता है, तो किसी के पास शक्ति है तो शक्ति को हराना के लिए शक्तियों से दोस्ती करना बहुत जरूरी होता है। और आप लोग जानते हैं कि जो दुश्मन के दुश्मन होते हैं, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। दुश्मन के दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो उन्होंने देखा कि घनन के दुश्मन कौन है, शल्यकस है, और शल्यकस क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्त हो गए। तो उसने क्या था, एक तो विवाह संबंध। देखिए, पहले के जमाने में इतना शादी वगैरह करते थे, इसमें भी बहुत सारे क्या है, ये केवल धार्मिक और कोई ऐसा कोई महत्व नहीं है शादी करने का। इनका महत्व था किसी तरह से राज सत्ता को प्राप्त किया जाए, अपनी शक्तियों को बढ़ाया जाए। आप लोग देखे होंगे, देखिए, जो भी नियम समाज में बने हैं वो तात्कालिक नियम था, लेकिन लोगों ने उसको क्या है, आजीवन बना दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। जो भी नियम कानून आजकल आप जो नियम कानून बोलते हैं गलत है, वो कानून क्या था, वो तात्कालिक कानून नियम था। कि तात्कालिक रूप से तो वो सही था, लेकिन आज अब उसको लगातार खींचेंगे तो आप बताइए, रोज अगर किसी को आलू खिलाया जाए तो कब तक आलू खाएगा। ये दिक्कत ये हो गया। लेकिन लोग क्या होता है, उसको ऐसे चलते गए तो फिर यह समाज में अव्यवस्था फैल गई। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे मुसलमानों में ज्यादा शादी होते हैं तब बुर्का पहनते हैं, इनके एक नियम क्यों बनाया गया था, क्योंकि मध्यकालीन में क्या है, मुसलमान लोग बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। और जब बहुत ज्यादा लड़ाई करेंगे तो पुरुष ही मरेंगे ना लड़ाई में अधिकतर, क्योंकि सेना हमेशा पुरुष होते थे। अब बताइए, उनके स्त्रियों को कौन पालेगा, या उनके बच्चे जो मर जाते थे उनके बच्चे को कौन पालेगा। तो सोचिए, उस समय के हिसाब से सोचिए। तो इसलिए क्या होता है भाई, जो भी उनके धर्मगुरु होगा वही बोलेगा ना कि भाई ज्यादा शादी करो। अब बताइए, जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ हुआ था, जर्मनी में क्या होता है, पुरुष खत्म हो गए थे लगभग। वहां पे क्या है, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को इनाम दिया जा रहा था। ये होता है तो वो तत्कालिक चीज था, लेकिन उसको अगर आप लंबा खींचने जाएंगे, हिंदुओं में भी ऐसा था, पहले ज्यादा शादी करते थे, लेकिन क्या धीरे धीरे वो बंद कर दिया। तो
दिक्कत होने लगे तो बंद हो गए। तो सब में ये क्या है, तात्कालिक नियम को जब अब लॉन्ग टाइम के लिए करने था तो वो दिक्कत होता है। आज के तत्कालीन नियम क्या है, कम होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, आज से 50 साल बाद क्या होगा, फिर से जो लोग क्या होगा, ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने की बात सोचेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, बर्थ रेट कमजोर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो वो क्या तात्कालिक है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि वो इतने शादी क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। वो तात्कालिक कारण था, लेकिन लोगों ने उसको क्या बंद नहीं करवाया, उनको धार्मिक मान्यता जब दिया गया, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था था। भाई अगर किसी की पति मर गया तो उसको अगर दूसरे शादी करना पड़ेगा, तो ये क्या है, धार्मिक मैटर थोड़ी ना है, ये तो सामाजिक मैटर है। और सामाजिक मैटर को जब धार्मिक मैटर में इन्वॉल्व करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाता है, और यही अव्यवस्था का क्या है, जन्म जाता है। इसलिए आपको समझ लीजिएगा। इसलिए बहुत सारे जो सामाजिक व्यवस्था है उनको धार्मिक रूप से लोग देखते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक रूप से देखा जाएगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगा, और उसका कोई निराकरण भी नहीं है। जो आज महिलाओं के साथ जो जितने भी गलत व्यवहार होते हैं, ये क्या था, सामाजिक व्यवस्था और उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। ऐसे वास्तव में नहीं था। चलिए अलग बात है। तो शादी किया था, शादी करने के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य के पास ज्यादा शक्ति आया, और धीरे धीरे क्या है, घाणन को हरा दिया। घाणन को क्या कहा, हरा के मौर्य साम्राज्य बन गया कब, 322 ईस्वी में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, ये जैन धर्म को अपनाए थे। इनका धर्म क्या था, जैन धर्म। आप लोग देखिएगा, ये मौर्य वंश में 3 शासक हुए, महान शासक हुए, और तीनों ने अलग अलग धर्म अपनाए, क्योंकि उस मैं समाज की जरूरत के हिसाब से किया था। देखिए जो व्यक्ति ज्यादा समझदार होते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, आसपास की चीजों को क्या ज्यादा जल्दी कवर कर लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं कल, संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जो जाता है। जैसे आप लोग, बहुत से लोग अभी पिक्चर वगैरह आया है, आप लोग देखे होंगे, औरंगजेब को बहुत ज्यादा विलेन मानते हैं। देखिए औरंगजेब के अंदर ये, जितना अकबर के अंदर दूरदर्शिता था, जिसे दूरदर्शिता कह सकते हैं, वो औरंगजेब के अंदर नहीं था। इसलिए औरंगजेब बदनाम शासक बन गया। अगर औरंगजेब के समय पर अगर अकबर होता ना, तो शिवाजी को वो तुरंत गले लगा लेते, बोलते ये बहुत बड़े युद्ध है, इसको लड़ाओ, अपने पाले में लो। इसलिए आप लोग देखेंगे जो बड़े अच्छे नेता होता है, वो जो विरोधी खेमे वाले को क्या होता है, कभी गाली नहीं देता है। क्यों, जानता है कि जो अच्छे है, उसको आज नहीं तो कल वो अपने पाले में आएंगे आएंगे, अगर अच्छा काम करे। तो इसलिए आप लोगों ने, ये सारी चीज होते रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कौटिल्य बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, तो उन्होंने क्या है, शल्यका से शादी कर, उसकी बेटी से शादी करवाया, और शक्तिशाली बन गए, फिर ध्यान हटा दिया। और जितने भी ये 3 राजा हुए, तीनों क्या अलग अलग धर्म को अपना रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, जैन धर्म को अपनाया था। ये जैनिस्ट थे, जैनिज्म में थे। और इन्होंने जैन धर्म में एक विधि होता है जिसे कहते हैं संलेखना। संलेखना, संलेखना मतलब होता है बिना भोजन के शरीर त्यागना। जैसे कह सकते समाधि लेना। तो बिना भोजन के शरीर त्यागने को क्या कहते हैं, संलेखना कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना लिया था। कहाँ पे लिया था, ये श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला, ये कहाँ पे है, ये कर, इसको ध्यान देगा। इनके दरबार में एक यूनानी दूत आए थे, यूनानी दूत, इनका नाम क्या था, मैगिस्थनीस। जिन्होंने कौन सी बुक लिखा, इंडिका। ये सब ये लाइन से याद कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत कौन आए, मैगस्थनी। यूनानी दूत किसने भेजा था, सेल्युकस ने भेजा था। सेल्युकस ने यूनानी दूत भेजा था मेगास्थनीस को, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त के बाद उनका जो पुत्र था बिंदुसर, ये शासक बने, बिंदुसार शासक बना। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, इस संप्रदाय का अनुयायी थे। इन्हें अमित्र घात, अमित्र चेट या एलिचेंडर के नाम से पुकारा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। बिंदुसार के समय एकमात्र एक राज्य था, कलिंग को जीत नहीं पाया, और पूरे भारत में इन्होंने जीत हासिल कर लिया था। इनके समय पे एक यूनानी
राजदूत इनके दरबार में आए थे जिनका नाम था डायमेकस। डायमेकस। डायमेकस एक यूनानी दूत थे। यूनानी दूत जो बिंदुसर के दरबार में आए थे। बिंदुसर के दरबार में आए। तो ये बिंदुसर के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इतना पॉइंट याद रखिएगा। बिंदुसर के बाद उनका पुत्र अशोक शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? अशोक, या इसे अशोक महान कहा जाता है। देखिए, माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाई को मार के शासक बने थे। वो अलग बात है कि मारे थे क्या नहीं, इतिहास में उतना ज्यादा मिलते नहीं है। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के, इन्हें बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया था उपगुप्त नामक व्यक्ति ने दिया था। उपगुप्त बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। में दीक्षित किया था। इसको याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया था आपके उपगुप्त नामक व्यक्ति ने। देखिए, पहले अशोक जब शासक बने थे तो वो उतना दयालु नहीं थे। जब कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में। करो तो करो जो। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध। मैंने नहीं पूछा था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी। कलिंग को आजकल क्या कहते हैं? ओडिशा। ओडिशा को, शांत रहो। टेंशन ओडिशा, हो गई, क्या हो गई? उड़ीसा या ओडिशा कहते हैं। ओडिशा को क्या था? कलिंग कहते थे, वो उत्कल या कलिंग। तो ये युद्ध जीतने में बहुत सारे क्या है, हाँ, लोगों का हताहत हुआ, क्या यानी हो? कितना जितने? कौन खुला हुआ यार? किनका खुला हुआ? तो देखिएगा, इस युद्ध के बाद क्या हुआ। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे और घायल हो गए थे। देखिए, एक नियम तो यही है जो अशोक के पक्ष वाले लोग, जहां तक उनका मानना था कि युद्ध में बहुत रक्तपात हो गए और उसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। लेकिन राजा के दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है। राजा अगर दयालु करेंगे तो राज सत्ता नहीं बचेगा। जैसे कहते हैं, कहावत है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा कैसे जिंदा रहेगा। अगर राजा अगर युद्ध से अगर दोस्ती कर लेगा तो राजतंत्र नहीं हो सकता है। अभी देखिए, लोकतंत्र इतना ज्यादा मजबूत होने के बाद भी क्या होता है, लोग को हमेशा सताते रहते हैं। कितने ज्यादा चालबाज चलते रहते हैं। और राजतंत्र में क्या है, षड्यंत्र ही षड्यंत्र होते रहते हैं थे। तो उसमें राजा क्या है, युद्ध को छोड़ ही नहीं सकते थे। ये तो उनका पक्ष वाले बात बोला, लेकिन देखिए वास्तव में कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन, या जो भी कह सकते हैं उसको, क्यों हुआ, इसका एक रीजन है। रीजन ये था कि कलिंग युद्ध के बाद भारत का ऐसे कोई क्षेत्र नहीं रह गया था जो जीता और जा सकता। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य हो चुका था अशोक का कि अब उससे बड़ा साम्राज्य को संभालना ही मुश्किल था। कोई भी चीज होगा तो उसको संभालना भी तो होना चाहिए। क्यों था? देखिए, अगर पाटलिपुत्र से अगर ईरान तक अगर उस समय घोड़सवारी होते थे, घुड़सवारी अगर सेना भेजना होगा तो 1-2 महीने लगता होगा उस समय। अगर वहां पे कोई लोकल अगर विद्रोह कर दे तो उसको दबाना बहुत मुश्किल काम था। दबाना उनको बहुत मुश्किल काम था। इसलिए इसलिए अशोक ने एक नया प्लानिंग शुरू किया, उपाय शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपना के और बोला कि मैं अब रणभेरी को छोड़ता हूँ, धम्म को अपनाता हूँ। रणभेरी मतलब युद्ध को छोड़ देता हूँ और उसके जगह पे क्या, धम्म विजय पर बल देता हूँ। धम्म विजय मतलब धर्म के विजय पर। अब ये धर्म विजय पर क्यों गए? ये अशोक का उस समय की मजबूरी रहा होगा। कह रहा है मजबूरी। क्यों मजबूरी था? क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट में रखना बहुत मुश्किल काम है।
आज देखिएगा हमारे बॉर्डर पे एक चप्पे पे सेना बैठा हुआ है, तब भी बॉर्डर में क्या है, सुरक्षा करना कितना कठिन काम है। कभी भी आतंकवादी इधर से आ जाता है, उधर से आ जाता है। और उस समय ओपन बॉर्डर रहा होगा, और इतनी दूर 1-2 महीने क्या है सेना भेजने में, सूचना पहुंचने में लग जाता है राजा को। तो वहां को कंट्रोल करना कितना बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। सोच के भी क्या होता, थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत बड़ा काम था। इसलिए अशोक ने एक नया प्लानिंग किया कि जो लोग हैं, लोगों को दूसरी तरफ उनका ध्यान भटका दो। लोगों को क्या ध्यान भटका दो। ध्यान जब भटका देंगे तो लोग क्या होगा, विद्रोह करना कम कर देगा। अब ध्यान भटकाने के क्या होगा, अशोक ने इसके लिए सबसे बढ़िया काम ये किया, राज्य के अलग अलग जगह पे पिलर लगवाए, जिसको शिलालेख कहा जाता है। और शिलालेख में लेख लिखवाए कि ये जो अशोक राजा, ये क्या है, प्रजा को अपने प्रजा के रूप में मानते हैं। यानी अपने संतान के रूप में, प्रजा को अपने संतान के रूप में मानते हैं। तो अशोक ने देखिए धम्म विजय में क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बड़े बड़े शिलालेख लगवाए। शिलालेख जैसे उत्तराखंड में कहाँ पे है, कालसी में है, सुने होंगे आप लोगों ने शिलालेख। और शिलालेख में बहुत सारे लेख लिखवाए, और बोला कि जो हमारा प्रजा है वो मेरा संतान है। आप बताइए, अगर कोई राजा ये बोले कि सारे प्रजा मेरा संतान है, इससे पहले अगर कोई नहीं बोला होगा, तो उस राजा का महत्व कितना बढ़ जाएगा। उस राजा का महत्व कितना बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। तो पहले इससे क्या, राजा के प्रति क्या, लोगों की भक्ति बढ़ जाएगा। और देखिए जहां पे भक्ति होता है ना, वहां पे विद्रोह नहीं हो सकता। अगर किसी किसी के कोई भक्ति से, आप लोगों ने अभी बहुत से सुनते हो, अंधभक्त अंधभक्त टाइप के लोग सुनते होंगे बहुत सारे। तो भक्त जो बन जाते हैं, तो भक्त लोगों के विरोध नहीं करते। जब भक्तों को लात मारो, घूसा मारो, वो सब उनके अनुयायी रहेंगे। वो उतना ज्यादा विद्रोह नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो शिलालेख बनाया गया ना, उनमें क्या था, एक लोगों को रखा गया है कि रोज शाम को वो शिलालेख पढ़ पढ़ के, और वो शिलालेख में जो चीज लिखे गए उनको क्या, अलग अलग गांव में जा जाके क्या था, उसके पूरे नियम को बताना। कि अशोक ने पशुओं के लिए अस्पताल बनाया, अशोक ने विदेशों को इतना इतना जीता, विदेशों के साथ ये संबंध बनाया, अशोक ने क्या है ये लड़ाई लड़ा, अब लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये जो भी अच्छे अच्छे बातें थे वो सब लिखवाया। उन्होंने पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए हॉस्पिटल बनाया, और रोड बनाया, ये बनाया, जितने भी कर सके तो होते। इससे क्या था, देखिए पहली बार अगर ये चीज होने लगे तो लोगों में क्या है, उत्साह ज्यादा होते हैं। उत्साह क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो उत्साह ज्यादा होंगे तो उनके होते हैं। दूसरी बात क्या था, कि ये जो युद्ध इतने बड़े क्षेत्र को करने के लिए, इन्होंने इनके धम्म विजय के साथ साथ एक चीज और शुरू किया है, झाकिया। झाकिया पद झाकिया शुरुआत, झाकिया का शुरुआत किया। आप लोग देखते हैं आजकल जो झांकियां आप लोग देखते हैं फेस्टिवल में, ये शुरुआत किसने किया, अशोक ने करवाया। अब उन्हें क्यों करवाया, पहले इसके कारण जानिए। कि अशोक के समय जब धन संपदा आने लगा ना, तो क्या होगा, कि जो वैदिक धर्म है उनमें बहुत सारे अच्छी चीज आने लगे। तो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं और वैदिक धर्म के लोग हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगे। जैसे समझ लीजिएगा, आज जैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो तनातनी जो बन जाते हैं कभी कभी, वो उस समय बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बीच में बनता था। उस समय की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी बहुत लोग अनुयायी थे, और वैदिक धर्म में भी थे। तो वो कंडीशन बन गया। तो अशोक ने देखिए क्या किया, उन्होंने झांकिया बताया कि अब क्या, धार्मिक महत्व को छोड़िए, कुछ सामाजिक महत्व को, यानी सांस्कृतिक चीजों को ज्यादा बल दिया जाए। इसलिए आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारे 26 जनवरी को क्या होता है, दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है, उनपे क्या होता है, झांकियां दिखाया जाता है अलग अलग राज्य के। और झांकियों में अधिकतर क्या होता है, सांस्कृतिक चीजों को दिखाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, अशोक से लिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब झाकिया होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, वो सब उसको देखेगा। तो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। अगर भारत का एक चित्र बना के उनको, अगर चाहे हिंदुओं के रास्ते से ले जाइए, चाहे मुसलमानों के रास्ते से, तो कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन वहां क्या होगा, केवल हिंदुओं के देवी देवता को ले जाए, मुसलमानों के देवी देवता को ले जाए, जो भी उनके हैं, तो विवाद खड़ा हो सकता है। तो अशोक ने देखिए कितना बड़ा प्लानिंग लगाया होगा उस समय, कि देवी देवताओं या भगवान के इस तरह धार्मिक प्रचार की जगह पे सांस्कृतिक प्रचार ज्यादा किया जाए।
और एक बात ध्यान रखिएगा, लोग क्या होता है सांस्कृतिक चीजों से ज्यादा जुड़ते हैं। जैसे देखिए हिंदू धर्मों को क्या होता है, हिंदुत्व, जैसे ये कहा ना हिंदुत्व, हिंदुत्व मतलब कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदुत्व क्या है, एक सांस्कृतिक पहचान है। इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदुत्व जिसे कहते हैं वो कोई धर्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है, सनातन धर्म है। धर्म क्या है, वैदिक धर्म है। लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू शब्द आया ना, आपको फिर से बता देता हूँ। जो हिंदू शब्द आया इस समय, देखिए अभी जो हम लोग पढ़े ना, इसमें कभी हिंदू शब्द था ही नहीं। ठीक है, हिंदू शब्द सबसे पहले अरबी लोगों ने दिया, अरबी मतलब ईरानी लोगों ने दिया। ईरानी लोगों ने बताया था। देखो ईरानी क्या होता है, जो ये लोग जब सिंध में आए ना, तो सिंध को ये लोग क्या होता है, जो फारसी लैंग्वेज है उसमें सिंध नहीं कहते, नहीं शाह को बोलने के उन्होंने हाँ बोल दिया। तो सिंधु की जगह पर उन्होंने क्या हुआ, हिंदू बोल दिया। और वही शब्द है, इसलिए जो भी उस सिंधु नदी के आसपास निवास कर रहे थे, उनकी जो भी कल्चर थे उनको हिंदू का, चाहे उस समय वहां पे बौद्ध रहते थे, चाहे वहां पे उस समय इस्लाम रहते होंगे, चाहे उस समय वहां पे जैनिज रहते होंगे, चाहे वो वहां पे वैदिक लोग रहते हैं, सब लोग हिंदू है। इसको ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू उस क्राइटेरिया के अनुसार। और दूसरी बात क्या होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है। लेकिन धर्म क्या है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। इसलिए देखिए आजकल के जो नए नए जो बाबा और जो ये लोग हो रहे हैं ना, ये लोग अब क्या हिंदू बोलना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। अब ये लोग क्या है, सनातन बोलना शुरू ज्यादा कर दिया। लेकिन इससे 10 20 15 साल पहले देखिएगा, अधिकतर लोग हिंदू बोलते थे या किताबों में हिंदू लिखा रहता था। आजकल ये लोग भी चालाक हो गए हैं, तो ये लोग भी क्या है, धीरे धीरे हिंदू को क्या है, शब्दों को धीरे धीरे कम करते हैं। और ऐसे रहे तो आने वाले 15 20 साल बाद हिंदू शब्द ही खत्म हो जाएगा। और हिंदू क्या है, फिर हिंदू हिंदी शब्द का भी नहीं है, ये क्या है, फारसी शब्द का है। इसको ध्यान रखिए। तो उन्होंने झाकिया शुरू किया। देखिए झाकिया क्या है, एक सांस्कृतिक मेल मिलाप है, सांस्कृतिक मेल मिलाप है। तो सांस्कृतिक मेल मिलाप में सांप्रदायिकता नहीं हो सकता है। अगर कोई धार्मिक होगा तो देखिए अशोक कितना बढ़िया सोच रहे थे उस समय कि लोग आपस में लड़ेंगे तो उनका एक समाधान लगा दो, झांकियां शुरू कर दो, और झांकियां में सांस्कृतिक चीज होनी चाहिए। और आज भी हमारे जो कर्तव्य पथ पे, यहाँ इंडिया गेट के सामने जो झांकिया होता है वो सांस्कृतिक होता है, धार्मिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है, सांस्कृतिक होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, देखिए अशोक ने धम्म को तो अपना लिया, लेकिन अपनी सेना को कभी नष्ट नहीं किया, सेना को नष्ट नहीं। दूसरी बात है, अशोक ने बौद्ध धर्म को तो अपनाया था, लेकिन बौद्ध धर्म के जो सांस्कृतिक पहलुओं हैं उनको अपनाया। देखिए धर्म का एक सांस्कृतिक पहलू भी होता है, जैसे साहित्य हो गया, उनके आचरण हो गया, उनको उनका क्या कहते हैं, उनका सांस्कृतिक पहलू कहते हैं। तो उनको अपनाया, इससे क्या है, उनके उस समय के जो समाज में एक व्यवस्था आया। दूसरी बात उन्होंने क्या है, उन्होंने एक प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जिसको रज्जुक कहते थे। रज्जुक क्या था, एक अधिकारी होते थे, इस समय के मान लो ऑफिसर कह सकते हैं, अधिकारी थे। इनको बताया गया है कि जो लोगों को कोई गलत काम करते थे और उनको मृत्यु दंड वगैरह दी जाती थी, उनके घरों में जाते थे ये लोग, उनके घरों में। देखिए ये काम शुरू किया था कोटिल ने शुरू किया है, और अशोक ने इसको बहुत बढ़ावा दिया। तो रज्जुक का काम क्या था, मान ली किसी को मृत्यु दंड दिया गया, राजतंत्र की तरफ से मृत्यु दंड अगर दी गई, यानी राजतंत्र के माध्यम से अगर किसी को मृत्यु दंड दी गई है, तो उनके घर जाते थे रज्जुक नामक अधिकारी, और उनसे बोलते थे, देखिएगा जैसे, देखिएगा हमारे समाज में हिंदू धर्म में क्या होता है, बोलते हैं कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा मरता नहीं है। आत्मा चिरंजीव है और शरीर क्या है, नश्वर है। तो रज्जुक उनके परिवार घर वालों को क्या समझाते थे, घर वाले को, देखिएगा आपके बेटे ने जो जिस शरीर से पाप किया ना, उस पाप वाले शरीर को ही तो खत्म कर दिया। आत्मा तो अभी जिंदा है, वो फिर से आपके घर में जन्म ले लेगा, आपके बेटे बेटी या उसके पोते पोते के रूप में जन्म लेगा। इसे देखिए आज भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, अप्राकृतिक मृत्यु हो जाता है, तो लोग क्या होता है, सांत्वना देते हैं, भाई ऐसे नहीं है कि वो फिर जन्म लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, अब होता होगा नहीं होता होगा ये सेकेंडरी मैटर है।
लेकिन लोगों को समझाना बहुत जरूरी होता है। उनको क्या होता है, समझाना बहुत जरूरी होता है। तो ये रज्जु क्या थे, ये हर घर घर में जाते थे जो जो उनका मृत्यु होता था, और उनको समझाता कि भाई उनका शरीर ने पाप किया था, इसलिए शरीर खत्म हो गया, फिर चिंता क्यों करते हैं, उनका आत्मा तो अभी जिंदा है, फिर आ जाएंगे आपके घर में, क्या दिक्कत है। इससे लोगों का क्या होता है, दुख कम होता है। जैसे गांधी जी ने बोला कि क्या है, गांधी जी ने क्या बोला था, आपको मालूम होगा कि जो हम हमारा जो जो पापी है, पापियों से घृणा मत कीजिए, बल्कि पाप से घृणा कीजिए। अब पापियों से घृणा क्यों ना करें, क्योंकि पापी तो मर जाएंगे, खत्म कहानी। लेकिन जो पाप हो रहा है उसको उसको घृणा करना चाहिए। भाई कोई पाप किया है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर किया तो जो मर्डर किया वो भी तो मरेगा कभी ना कभी, खत्म होगा उसका शरीर। अब उसका जो आत्मा है, जो नए शरीर में आएगा तो वो पूरा पाप खत्म, नया पाप जन्म लिया। लेकिन फिर क्या होता है, उस एक नजरिया ये हो गया, और दूसरी नजरिया ये होता है कि जब कोई व्यक्ति यातना झेलते हैं, तो बोलते हैं इसने पिछले पिछले जन्म में ये भोग, मतलब ये गलत काम किया होगा। मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, या बहुत व्यक्ति के अगर एक्सीडेंट हो गया, कैसे भी हो गया, मर गया होगा या कुछ भी हो गया होगा, तो बोलते हैं कि इसका क्या पुनर्जन्म जन्म का पाप उनको मिला। तो ये भी एक नजरिया है, और ये भी एक नजरिया है। तो समाज में बहुत सारे क्या है, नजरिया है। उन सारी चीजों को आप लोग जानते भी है, तो अशोक के बारे में भी आपको रहता तो धन्यवाद। लेकिन एक बात और आपको बताता था, ये जो शिलालेख की कॉन्सेप्ट है ना, अशोक ने तो भारत में शुरू किया। देखिए, दुनिया में सबसे पहले जो ये शिलालेख की जो कॉन्सेप्ट आया था, ये ईरान के एक शासक थे। ईरान के शासक दारा प्रथम ने सबसे पहले शिलालेख लिखवाने लिखवाने का प्रचलन करवाया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन थे? ईरान के शासक दारा प्रथम। ईरान के शासक दारा प्रथम ने यह शुरू किया था। और शिलालेख देखिए, भारत में अलग अलग जगह पे पाए गए हैं, और इनमें 14 लेखे होते थे, एक दो तीन चार करके। और उसमें क्या होता है, और उसमें अशोक को देखिएगा, अशोक को अशोक नाम से नहीं बताया गया, बहुत ही कम जगह पे हुआ, उनका नाम देव नाम प्रिय कहा गया। अशोक को शिलालेख में किस नाम से पुकारा गया है? देव नाम प्रिय, यानी देवताओं में प्रिय। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा दूसरे से महान दिखाने की कोशिश करता है, एक तो क्या होता है, व्यक्ति इतना बढ़िया काम करे जिससे दूसरे से डिफरेंस हो, और दूसरा है कि दूसरे से बड़ा होने के लिए क्या है, अपना जो ऑरा है, या अपना जो कह सकते हैं उपाधि है, अपना जो, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके लिए क्या है, झूठा मूठा क्या बड़ा बड़ा उपाधि ले लेता है, खुद ब खुद। खुद ब खुद क्या है ना, उपाधि ले लेता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब लोग देखिए, जिनके पास नॉलेज कम होता है वो ज्यादा चिल्लाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कहता है भाई जब अब कर सकते तो करो ना, करते क्यों नहीं हो। भाई इतने जब बाबा लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं एक पैसा बना दूंगा, जादूगर ये है। पर जब इतना ही कर सकते तो सब सारे गरीबों को मिटाओ, सबके घर बना दो, सबके लिए खाना पीना सब दे दो। लेकिन क्या है, भाई उनके पास शक्ति नहीं है तो कहाँ से कर पाएंगे, अगर वास्तव में शक्ति हो तो कर सकते थे। तो अशोक ने भी क्या है कि उन्होंने अपने को क्या है, देवताओं में प्रिय बोला। अब तक कोई व्यक्ति अगर अपने आप से बोले कि मैं देवता का अंश हूं, तो क्या होगा, आम जनता जो अनपढ़ जनता है, गांव देहात में उस समय रह रहे होंगे, तो आज देखिए इतना ज्यादा 21वीं सदी में आने के बाद भी बाबा लोगों को लोग इतना ज्यादा पूजते हैं, तो उस समय की बात समझिए। तो उस समय कितना उनके प्रति लोगों का जो सद्भावना होगा, कितना ज्यादा प्रगाढ़ होगा, प्रगाढ़ मतलब जितना ज्यादा मतलब होगा। तो ये अशोक के बारे में जान लीजिएगा। अब देखिए, अभिलेख आपको ये बता दिया, लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इनके बारे में जानने का स्रोत कौन कौन सा है, इसमें से दो तीन पॉइंट आपको याद रखिएगा। देखिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र में भारतीय जो उस समय मौर्य साम्राज्य थे, उनमें वर्ण व्यवस्था को माना है, क्योंकि ये खुद जो कौटिल्य थे ये ब्राह्मण थे। ठीक है, तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक। देखिए, अर्थशास्त्र मेनली ये राजनीति राजनीति का बुक है।
ये किसका बुक है? राजनीति का बुक है। ये राजनीतिक बुक है, पुस्तक है। लेकिन इसको अर्थशास्त्र क्यों बोला? क्योंकि राज से नीति को या राज सत्ता को चलाने के लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए होता है। अर्थ मतलब संपत्ति। तो संपत्ति नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा। तो कौटिल्य बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि पैसा चाहिए, बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने वेश्या पे टैक्स लगा दिया इतना। उन्होंने बोला कि बिना टैक्स के कुछ नहीं हो सकता, सब में टैक्स लगाओ। और इस तरह से क्या है, इन्होंने इसलिए अपने पुस्तक का नाम बताया अर्थशास्त्र। लिखा राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस लिखा, लेकिन उसमें क्या है, पुस्तक का नाम। आज भी देखिए इस पुस्तक पर क्या है, रिसर्च हो रहा है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें इन्होंने लिखी गई है। आज भी हमारे भारत सरकार के द्वारा इनके बातों को फॉलो करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा पुस्तक है आपका इंडिका। इंडिका किसने लिखा? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस का। कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे, याद रखिएगा। ये क्या है? ये मौर्य काल में नगर प्रशासन के बारे में बताता है। नगर प्रशासन की जानकारी ये देते हैं। यानी पाटलिपुत्र नगर में रहे तो उनके बारे में उन्होंने जो भी देखा होगा, उन चीजों का उन्होंने क्या है, अपने पुस्तक में विवरण उन्होंने दिया। तो ये दो पुस्तक याद रखिएगा। एक है अर्थशास्त्र और एक है आपका इंडिका। एक है अर्थशास्त्र और एक क्या है, इंडिका। अर्थशास्त्र किनका है? कौटिल्य जी का है। और इंडिका किसका है? मेगस्थनी। अब देखिए मौर्य प्रशासन। देखिए मौर्य प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित कह सकते हैं या केंद्रीकृत कह सकते हैं, क्योंकि मौर्य प्रशासन में जो शासक थे बहुत प्रबल थे। देखिए व्यक्ति अगर प्रबल होगा तो शासन कैसे होगा? केंद्रीकृत होगा। अगर व्यक्ति यानी राजा, व्यक्ति मतलब राजा, राजा अगर कमजोर होगा तो व्यवस्था क्या होगा? विकेंद्रीकृत हो जाएगा। साम्राज्य में क्या, लोग राजा की बात नहीं मानेंगे, अपने मन मर्जी शुरू हो जाएगा। अगर राजा मजबूत हो जाएगा, इसलिए जिस घर में जो मुखिया होगा वो जो बहुत ही प्रभावशाली होगा, उस घर में क्या होता है, बहुत एकदम ऊपर से नीचे तक के हायर की बहुत बढ़िया बना रहता है। कौन क्या काम करेगा एकदम जो भी बताएंगे उसी हिसाब से काम होता है। और जिस घर में मुखिया ही कमजोर होते हैं, वो कोई घर में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, वो सब अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार से मौर्य जो शासक थे ये सब क्या था, मजबूत शासक थे। इसलिए क्या है, इनका जो प्रशासन है बहुत ही क्या है, केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था। केंद्रीय में क्या था, राजा क्या होता, पूरे शासन व्यवस्था का क्या था, प्रमुख थे। और कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व होते थे, जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद, कोष और सेना। तो ये क्या है, राज्य के 7 तत्व होने की। अगर राज्य को बनाए रखना है तो ये 7 जो तत्व है ये होना बहुत जरूरी है। सैन्य में क्या होगा, सैन्य प्रशासन में सेना बहुत बड़ा सेना था इन लोगों के पास, कि इतना बड़ा राज्य था, पूरा मान चले कि अखंड भारत। उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से तो कितना बड़ा भारत रहा होगा, तो कितना ज्यादा सेना रहा होगा उनके पास। और सेना में मुख्यतः क्या था, जासूस लोग थे, जासूस जिसे गुप्तचर कहते थे। और गुप्तचर भी 2 तरह के होते थे, एक होता था स्थिवर और एक होता है संस्थान। स्थिवर जो था वो क्या था, एक जगह पे स्थिर होकर गुप्तचरी करता था। और जो संचरा होते थे उनमें क्या होते थे, जो अलग अलग जगह पे घूम घूम के क्या है, गुप्तचर करते थे। अगर कोई शासन के व्यक्ति या कोई व्यक्ति कर्मचारी अगर गलत तरीके से अगर व्यवहार करते थे तो उनको उसी समय दंड भी दिया जाता था गुप्तचरों के माध्यम से। ठीक है, आज भी गुप्तचर बहुत है। जैसे आप लोगों ने सुबह रॉ का नाम सुने होंगे, आईबी का नाम सुने होंगे, तो ये लोग क्या है, भारत में गुप्तचर का काम करते हैं। तो उसी तरह से उनके हुआ था। महिलाएं भी गुप्तचर हुआ करती थी। आप लोग देखे होंगे जितने भी गुंडे टाइप के लोग होते हैं, आजकल भी देखिएगा, बड़े जो जहाँ पे शराब वगैरह बिकता है, बार वगैरह, वहां पे ये लोग का अड्डा होता है। या जहाँ पे कोई वैश्यालय वगैरह हो उस तरह में, वहां पे ये लोग ज्यादा पाए जाते हैं। और उसी प्रकार से उस समय भी क्या होता है, इन जगहों पे क्या होता है, गुप्तचर भी रखे जाते हैं। आज भी यहाँ पे बहुत सारे गुप्तचर रखे होते हैं। न्यायिक व्यवस्था देखिए, इनके समय में न्याय व्यवस्था अलग अलग था। दीवानी न्यायालय के अलग न्यायाधीश होते थे, और अपराधी के जो फौजदारी होते थे उनके लिए अलग अलग। देखिए
दीवानी जो होते थे यानी सिविल न्यायालय के लिए, उसको न्यायाधीश को क्या धर्मास्थायी न्यायालय कहते हैं। और कंटक शोधक किसे कहते थे, फौजदारी के लिए कहते थे। फौजदारी, तो देखिए कितना बढ़िया था न्याय व्यवस्था। फौजदारी को क्या कहते हैं, कंटक शोधन कहते थे। और धर्मास्थायी किसे कहते थे, सिविल या दीवानी जो न्यायालय होते हैं उनको कहा जाता है। सिविल या स्थानीय प्रशासन में क्या था, देखिए स्थानीय प्रशासन में जो मौर्य का जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांत थे, 5 प्रांत। प्रांत मतलब राज्य। एक तो आपका मगध था, मगध। दूसरा था आपका, कह सकते हैं, उत्तर पथ। तीसरा था मध्य देश। चौथा था आपका दक्षिणापथ। और पांचवा था कलिंग। ये इनके क्या था, राज्य थे। मगध की राजधानी क्या था, मगध की राजधानी था आपका पाटलिपुत्र। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ था, उत्तरापथ की जो राजधानी था वो था आपका, जो आजकल तक्षशिला कहते हैं, पहले पेशवा या तक्षशिला कह सकते हैं। मध्य देश का जो था, इसको था आपका उज्जैन। इसका राजधानी क्या था, उज्जैन था। और दक्षिणापथ का जो था ये था आपका अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में है। और कलिंग का कहाँ था, कलिंग का जोगर या धौली जगह था, जोगर या धौली करके वहां पे इनकी राजधानी हुआ। तो कितने प्रांत थे मौर्य काल में, 5 प्रांत। और प्रांत के जो मुखिया होते थे वो, उसको गवर्नर कहा जाता था। और जो गवर्नर होते थे उनको क्या होता, वो शाही परिवार से होते थे। गवर्नर कहाँ से होते थे, शाही प्रांत, देखिए शाही प्रांत से उनके होते थे। तो शाही प्रांत से क्या होता है, उनके गवर्नर उनके वहाँ होते हैं। मतलब शाही मतलब उनके जो राज परिवार के लोगों में से ही ये बनते थे। और जो निचले स्तर पे क्या था, ग्रामीण स्तरों पे ग्राम होते थे। और 400 गांव को अगर की जो इकाई होती है उसको द्रोणमुख कहते थे। 200 गांव की इकाई को पर्वतिका कहते थे। और 10 गांव के इकाई को संग्रहणी कहते थे। नगर में क्या था, आपको पता था कि ये नगर में भी क्या था, प्रशासन बढ़िया था। उसमें समितियां हुआ करते थे, 6 समितियों के माध्यम से नगर प्रशासन को देखा जाता था। और उसमें जनगणना भी होती थी, उसमें जनगणना भी होती थी। इसको भी ध्यान रखिए, जो लोग मरते और जन्म लेते उनका पंजीकरण होता है। जैसे आजकल देखिएगा नगर पालिका में पंजीकरण होता है, मृत्यु जन्म मृत्यु का पंजीकरण होते हैं। ये सारी चीज मौर्य साम्राज्य में रहा। तो ये हो गया आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में ये एक बात याद रखिएगा, ये भारत का पहला साम्राज्य है। और उसमें से जो मौर्य साम्राज्य है ये भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य है। और इनके तीनों शासक अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक से पूछे जाते हैं, उनके शिलालेख के बारे में पूछे जाते हैं। और अशोक के ने जो व्यवस्था की थी धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया था और किससे दीक्षित लिया था, ये सारी चीज इनमें पूछे जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी रखिएगा। इनकी राजधानियां पूछी जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। मौर्य साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन है, या मगध साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, सब याद हो गया। फिर कल मैं टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ कितना कर ले लिया आप लोगों ने। एक बार इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा।